Good morning to all the students. Today we're going to be continuing chapter number 1, crop production and its management. Crop management and production. This is part 2, and we're going to be starting with selection and sowing of seeds. Selection and sowing of seeds. Selecting and sowing the seeds have to be done with extreme care and attention to get good crop yield. तो सीड्स को सेलेक्ट करना और उनको बोना बहुत ही एक ऐसा काम है जिसको हम लोग को बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है, केयर से करना होता है और अटेंशन से भी करना होता है, किस लिए? ताकि अच्छी क्रॉप निकल के आए. सिर्फ साफ़ और हेल्दी जो सीड्स होते हैं वो सिर्फ क्लीन होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए और डिज़ीज़ फ्री, मतलब उनमें कोई डिज़ीज़ नहीं होना चाहिए. डिज़ीज़ फ्री सीड्स शुड बी सिलेक्टेड फॉर सोइंग. Sowing is a process of planting seeds in the soil. Sowing क्या है? मतलब सोइंग का मतलब बीज को बोना, मतलब बोना. सोइंग मतलब बोना ही होता है हिंदी में. प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन वाइल सोइंग द सीड्स. जब सीड्स को बो रहे हैं तब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केयर से हमें बोना पड़ता है, बोना चाहिए. सीड्स शुड हैव टू बी सोन एट राइट डेप्थ. राइट डेप्थ मतलब एकदम ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर. इफ़ द सीड्स आर सोन टू बी टू shallow, they are then exposed to birds and pests or get carried away by the wind or water. अगर सपोज ये आपका लैंड है, और यहाँ पे बीज है, तो ये चिड़िया या कोई आके इसको उठा लेगा, या तो ये हवा और इन सब से ये जो सीड्स हैं वो चले जाएंगे. तो और हमें ये नहीं चाहिए. और अगर ये हमारा लैंड है, सीड्स यहाँ पे हैं, सीड यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इससे जो प्लांट होगा वो आपको लगता है कि यहाँ तक अच्छे से उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो पाएगी? यहाँ ऊपर तक ऑफ कोर्स नॉट, नहीं हो पाएगी. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो सीड्स हैं उनको एकदम करेक्ट डेप्थ पे उन्हें बोना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर, नहीं तो दोनों में प्रॉब्लम है. नॉट सो हाई, नॉट सो शैलो, नॉट सो डीप, न्यूट्रल. हाँ, और अगर बहुत ज़्यादा डीप होंगे, बहुत ज़्यादा नीचे होंगे, तो वो एक तो ब्रीथ भी नहीं कर पाएंगे, दूसरा जर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे. सीड्स हैव टू बी सोन एट एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस. जो सीड्स होते हैं उनको अच्छी दूरी पर उन्हें करना चाहिए, अच्छी दूरी पे मतलब बोना चाहिए. सपोज ये हम लोग का लैंड है, ये पूरा लैंड है, तो अगर ये एक सीड यहाँ पर है, एक सीड यहाँ पर है, और एक सीड यहाँ पर है, और एक सीड यहाँ पर है, अगर एक सीड यहाँ पर है, और एक सीड यहाँ पर है, एक सीड यहाँ पर है, तो ये क्या होगा? ये ओवर क्राउडिंग का, दिस विल रिजल्ट ओवर क्राउडिंग. ओवर क्राउडिंग मतलब जब बहुत सारे सीड्स एक ही जगह पे बो दिए जाते हैं, तो ना तो ये ठीक से उग पाते हैं, ना ये अच्छी क्रॉप यील्ड करते हैं. उग ही नहीं पाएंगे, क्रॉप क्या करेंगे? और अगर सीड्स बहुत ज़्यादा दूरी पर
करें तो क्या होगा, तो ये जो स्पेस बीच में बचेगी ये हो जाएगी वेस्ट। तो इसीलिए हमें वी नीड टू ना तो ज़्यादा दूर दूर ना ज़्यादा पास पास, एकदम छोटी सी जगह पे करना चाहिए। ज़्यादा जगह नहीं छोड़नी है, कम जगह छोड़ो, ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। Now, seeds can be sown by any one of the following methods: broadcasting or manual method. It involves the scattering of seeds all over the field by hand. ये जो अंकल जी हैं, इनका ये ऐसे मुट्ठी में ये लोग बीज लेते हैं और इनको ऐसे ही फेंक देते हैं दूर दूर पे। तो इससे क्या होता है कि जब ये स्कैटर हो जाते हैं तो इनके तो जो सीड की जो जगह होती है वो ना ज़्यादा दूर होती है ना ज़्यादा पास होती है, ना ज़्यादा नीचे जाती है ना ज़्यादा ऊपर जाती है। It is not efficient as it can neither ensure the proper spacing between the seeds nor the correct depth. ये लोग पहले करते थे जब ये इस तरह की ये ट्रक्स नहीं थी या इस तरह के वेज नहीं थे, तब ये वाला मेथड यूज़ किया जाता था। बट येस, इट्स दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। ये कभी कभी तो एकदम करेक्ट डेप्थ पे करेक्ट स्पेस पे होगा, या तो बहुत दूर या बहुत नीचे या बहुत ऊपर होगा। तो इसीलिए ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, विच इज़ द ब्रॉडकास्टिंग, या उसका अदर नाम, दूसरा नाम मैनुअल मेथड। Using traditional tools. Earlier seeds were also sown using a traditional tool. It had a funnel-shaped bow in which the seeds were placed. The funnel was connected to 2 or 3 pipes which with sharp ends to pierce into the soil and place the seeds there. A beam was placed on the oxen to carry this tool. The seeds were sown in the soil as the oxen moved all along the field. This is that traditional tool. Thus, जो सीड्स होते थे जिनको बोना होता था, वो इस फनल में, ये किसान लोग इस फनल में इसको डाल देते थे और इसको एक ऑक्सन के पीछे इसको बांध देते थे। ये फनल 2 या 3 पाइप से कनेक्टेड थी, और जब ये ऑक्सन इसको लेके चलता था तो यहाँ से सीड्स नीचे करती थी, ये यहाँ पे खोदता रहता था और सीड्स बोए जाते थे। दिस वॉज दैट ट्रेडिशनल टूल। ओके, सो नेक्स्ट है यूजिंग सीड ड्रिल। It is a modern farm tool that sows seeds at equal distances and proper depth. It also ensures that the seeds are covered with soil and not exposed to birds. It has a funnel-shaped seed bowl connected to the several tubes. Small furrows are made along the field and the seeds are released through the tubes. It is connected to a tractor as shown in figure 1.6. 1.6, yes. तो ये इसको सीड ड्रिल कहते हैं। ये मॉडर्न फार्म टूल है जो कि इक्वल डिस्टेंस, ये जो इधर देखो ये खोदते जा रहा है, यहीं पे सीड्स को प्रॉपर डिस्टेंस पे बो देता है। हाँ, तो this seed drill also ensures that it is not exposed to birds. ये भी मेक श्योर करता है, इंश्योर करता है कि
बर्ड्स और इन सब पेस्ट्स को ना दिखे, ताकि वो लोग उठा के इसको खा जाएं। ना दिखे तो ज़्यादा अच्छा। कनेक्टेड टू अ ट्रैक्टर सोनर। Transplantation. Some crops such as rice, tomato, brinjal and banana are not directly sown in field. They are first sown in the nurseries or seed boxes. When seedlings grow, these are manually transformed to the field. This method is known as the transplantation. This enables the farmer to select healthy saplings and plant them at correct distances. अब ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है? कुछ ऐसे क्रॉप्स जैसे राइस है, टोमेटो है, ब्रिंजल है, बनाना है, तो ये इस फील्ड में डायरेक्टली इनको बोया नहीं जाता था, या ये सबसे पहले नर्सरी में इन लोग इसको बोया जाता था या सीड बॉक्सेस में बोते थे, और जब वो लोग थोड़े से बेबी प्लांट्स बन जाते थे तब उनको यहाँ इस फील्ड पे लाते थे और उसको और बड़ा करते थे। तो इस मेथड को लोग कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ये क्या करता है? ये दिस एनेबल्स द फार्मर टू सेलेक्ट हेल्दी सैपलिंग्स एंड प्लांट देम एट करेक्ट डिस्टेंसेस। ये क्या करता है? फार्मर को ये हेल्प करता है कि ये एक अच्छा सा सैपलिंग ले जाए, हेल्दी सैपलिंग ले जाए, और उनको प्रॉपर डिस्टेंसेस पे प्लांट करते थे ये लोग हाथ से मैन्युअली। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Plants need nutrients for healthy growth, which they get from the soil. When crops are grown in the same field repeatedly, the nutrients in the soil get used up and reduce the yield. We can increase the nutrient value of the soil either by adding manure or fertilizer to it, or by the following certain practices. Let us know some of the practices to improve the nutrients below. अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि उनकी एक अच्छी ग्रोथ हो पाए, जो कि उन्हें सॉइल से मिलती है। तो जब एक ही क्रॉप उसी सेम सॉइल पे बार बार जब उसे ग्रो करते हैं, तो जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब कुछ प्लांट से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसीलिए इन न्यूट्रिएंट वैल्यू को इंक्रीज़ करने के लिए उस पर हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, जो कि हिंदी में इसको कहते हैं खाद भी डालते हैं। तो या तो हम लोग खाद डाल सकते हैं, या तो हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जो कि न्यूट्रिएंट वैल्यू को, सॉइल में न्यूट्रिएंट वैल्यू अपने आप प्रोग्रेस करेगी। फील्ड फैलो। इन दिस मेथड द लैंड इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर seasons. The microorganisms in the soil, such as bacteria, decompose the dead and decaying organic matter and add humus to the soil. It is a natural method to recover the lost nutrients and improve soil fertility. अब फील्ड फेलो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है, जो लैंड होता है, जो सॉइल होता है, वो एक से ज़्यादा सीजन्स के लिए एकदम, मतलब उस पर कुछ बोते नहीं है 1 से 2 सीजन्स के लिए। तो जब कुछ नहीं बोएंगे तब उन्हें भी तो रेस्ट चाहिए ना। तो जब कुछ नहीं बोएंगे तब क्या होगा? उनके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो पहली चीज़ तो डिकम्पोज हो जाएंगे, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे डेड और डिकिंग मैटर पे, फिर उसको उसमें ह्यूमस डालेंगे। जब डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, तब उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ह्यूमस डालते हैं। तो ये एक नेचुरल मेथड है रिकवर करने का। क्या चीज़ रिकवर करने का? लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स को वापस लाने का सॉइल में, बिना खाद के। अब आते हैं क्रॉप रोटेशन पे। ग्रोइंग द सेम क्रॉप repeatedly on the same piece of land makes the soil deficient in some particular nutrients. अब
अगर एक ही जगह पे बार बार बोगे, क्रॉप्स उस पर करोगे, क्रॉप्स उस पर बोगे, तब जो सॉइल, तब क्या होता है, जो सॉइल अपनी न्यूट्रिएंट्स खो देता है, उस पर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स वो खो देता है. टू प्रिवेंट दिस डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड. इसको प्रिवेंट, अच्छा अगर क्रॉप में एक जगह है, कोई ऐसी जगह है, तो वहाँ पे अगर एक ही तरह का बार बार वहाँ पे बोएंगे, तब वो कुछ न्यूट्रिएंट्स में डेफिशिएंट हो जाता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स में. इसको प्रिवेंट करने के लिए दूसरे तरह के क्रॉप बोए जाते हैं. सपोज आपने एक बार कॉर्न उसमें उस पीस ऑफ लैंड पे बोया, फिर कॉर्न फिर से बोया, फिर से बोया, फिर से बोया, फिर से बोया, तो जो कॉर्न को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो तो ले लेता है. तो जब बार बार बोने पे जो कॉर्न के न्यूट्रिएंट्स थे, जो कॉर्न को चाहिए था, उसने वो ले लिया, तो उस वाले न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है सॉइल में. तो उसके कारण क्या करते हैं, क्रॉप को हम लोग रोटेट करते हैं, मतलब दूसरे क्रॉप को उसी जगह बोया जाता है. सपोज क्रॉप को कॉर्न को एक बार बोया, फिर वीट को बोएंगे, फिर सोयाबीन को, फिर कॉर्न को, फिर वीट को, फिर सोयाबीन को. इसको कहते हैं क्रॉप रोटेशन. द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स ऑल्टरनेटली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन. फॉर एग्जाम्पल, लेग्यूमिनस is grown between two cereal crops. Cereal crops such as rice and wheat use up a lot of nutrient, especially nitrogen, thereby reducing the quality of the soil. We learned in class 7 that leguminous plants such as peas, beans and grams contain bacteria called rhizobium in their root nodules. These bacteria can fix atmospheric nitrogen into usable nitrates in the soil, thus improving soil fertility. Farmers are being encouraged to use this method to improve their yield. अब तो जो लेग्यूमिस होते हैं, वो दो सीरियल क्रॉप्स के बीच में उनको बोया जाता है. जैसे राइस होता है और आटा होता है, वीट होता है, वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स उन लोग को चाहिए होता है सॉइल से, स्पेशली नाइट्रोजन. और जब नाइट्रोजन वो लोग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाती है. हम लोगों ने क्लास 7 में ये सीखा था कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो कि पीस होते हैं, ग्राम होते हैं, इन सब में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, जो कि उनके रूट नोडल्स में प्रेजेंट होते हैं. कहाँ था? तो ये बैक्टीरिया राइजोबियम, ये क्या कर सकता है, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकता है. क्या करके, सॉइल में यूजेबल नाइट्रेट्स को बना के. जब वो यूजेबल नाइट्रेट सॉइल में वो बना रहा है, तो वो क्या कर रहा है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इम्प्रूव कर रहा है. और अभी फार्मर्स जो हैं वो आजकल इस मेथड को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ताकि वो अपने सॉइल और लैंड की फर्टिलिटी को बढ़ा सकें. As discussed, to improve the fertility of soil, nutrients can be added to the soil by adding manures or fertilizers. अब हम लोगों ने अभी डिस्कस करा कि हम लोग सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इम्प्रूव करें. अब हम लोग ये देखेंगे कि अब न्यूट्रिएंट्स भी हम लोग डाल सकते हैं सॉइल में. तो न्यूट्रिएंट्स की जगह हम लोग कहते हैं उसको मैन्योर या फर्टिलाइज़र, खाद डालता है. अब मैन्योर्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द decomposition of vegetable and animal wastes through the action of microorganism. अब मैन्योर्स क्या होता है, मैन्योर्स
ये नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। ये क्या कहाँ से इनको लाया जाता है? ये वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट को जब डिकम्पोज हो जाते हैं ये दोनों, तब वो मैन्योर बन जाते हैं और उनको डिकम्पोज करने वाले होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम कॉमनली यूज मैन्योर्स आर farmyard manure prepared using cow dung waste, straw and other dairy wastes। अब मैन्योर्स के भी काफ़ी तरह टाइप्स होते हैं। एक सबसे पहला है फार्मयार्ड मैन्योर। फार्मयार्ड मैन्योर काउ डग को और वेस्ट स्ट्रॉ और दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के वेस्ट को मिला के बनता है। और कंपोस्ट क्या होता है? अब उसका दूसरा फॉर्म है कंपोस्ट, मोस्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लांट वेस्ट बट ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल डग। ज़्यादातर प्लांट वेस्ट से ही बनता है, लेकिन तब भी उसमें एनिमल का डग आता है, उसका वेस्ट आता है। थर्ड टाइप ऑफ मैन्योर है वर्मी कंपोस्ट, prepared using both animal and plant wastes, where earthworms are used for decomposing the material quickly। अब इन दोनों के वेस्ट से, प्लांट्स के भी वेस्ट से और एनिमल्स के भी वेस्ट से इनको प्रिपेयर किया जाता है, जहाँ पे अर्थवॉर्म्स इनको डिकम्पोज करते हैं। फार्मयार्ड में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं और वर्मी कंपोस्ट में अर्थवॉर्म्स करते हैं। ग्रीन मैन्योर, इसका फोर्थ फॉर्म ग्रीन मैन्योर। क्रॉप्स सच एज लेग्यूमिस आर कल्टिवेटेड इन द लैंड एंड देन प्लॉग्ड बैक इनटू द सॉइल। अब कुछ ऐसे क्रॉप्स जैसे लेग्यूमीस क्या होता है, उनको पहले कल्टीवेट करा जाता है लैंड में, और जब कल्टीवेट हो जाते हैं तब उनको फिर से सॉइल में प्लॉ कर दिया जाता है। अब आते हैं फर्टिलाइजर पे। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल सब्सटेंसेस कमर्शियली प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। मैन्योर्स नेचुरली आता है, दे आर ऑर्गेनिक, वो नेचुरल सब्सटेंसेस से बनता है, जहाँ पे फर्टिलाइजर्स केमिकल सब्सटेंसेस से बनता है जो कि फैक्ट्रीज में बनता है। दीज आर स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल टू रिप्लेस देयर लॉस्ट मिनरल्स। और ये कुछ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स सॉइल को देता है जिन्होंने अपने मिनरल्स खोए हैं। NPK फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन, phosphorus and potassium and urea are commonly used fertilizers। दो फर्टिलाइजर सबसे मेनली यूज्ड है NPK रिच इन नाइट्रोजन एंड phosphorus and potassium और यूरिया। ये दोनों सबसे कॉमनली यूज फर्टिलाइजर्स हैं। अब आते हैं मैन्योर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। एडवांटेजेस, add nutrients। मैन्योर के एडवांटेजेस: add nutrients, improve soil fertility, increase water holding capacity, making soil porous and improve aeration, add humus and increase the decomposers in soil, do not cause pollution, renewable, biodegradable, eco-friendly and very cheap। और इसके disadvantages: can remove general deficiency of the nutrients in the soil but cannot add specific nutrients। ये जर्नल डेफिशिएंसी मैन्योर के डिसएडवांटेज ये जर्नल डेफिशिएंसी तो हटा सकता है, लेकिन वो बहुत खास या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं दे सकता। नॉट ईजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड ऐड टू द सॉइल। हाँ, ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है इनको स्टोर करना यार। इट्स एनिमल वेस्ट लिटरली absorbed slowly by the plants
as they are not water soluble. The bacteria in the soil have to convert them into water soluble materials. अब प्लांट्स इन लोग को धीरे धीरे अब्जॉर्व करता है, इसको धीरे धीरे अब्जॉर्व करता है। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल नहीं है। तो जो सॉइल में बैक्टीरिया होते हैं वो पहले तो इसको वाटर सॉल्यूबल में कन्वर्ट करते हैं, फिर जाके वो सॉइल में मिलता है। अब आते हैं फर्टिलाइज़र के एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे। एडवांटेजेस: एड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सॉइल एंड द क्रॉप, required in very small quantities, readily absorbed by the plants as they are water soluble, easy to store, transport and add to soil, show drastic improvements in the crop yields. मतलब ये स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर सकता है सॉइल के नीड के हिसाब से। ये बहुत कम क्वांटिटी में इसको चाहे, इट इज़ रिक्वायर्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी, बहुत कम क्वांटिटी में इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है प्लांट्स में क्योंकि ये वाटर सॉल्यूबल होता है, और ये बहुत ज़्यादा आसान है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना, और बहुत जल्दी इसको डालने के बाद इम्प्रूवमेंट दिखता है क्रॉप में। अब आ जाते हैं इसकी डिसएडवांटेज पे। डू नॉट ऐड ह्यूमस एंड कैन चेंज द सॉइल स्ट्रक्चर। ये तो ह्यूमस नहीं बना के ऐड कर सकता ना, और ये ना ही सॉइल को चेंज कर सकता है। ये सॉइल से ज़्यादा अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है। ये धुल जाएगा इरिगेशन या रेनफॉल पे, और ये पॉन्ड्स और लेक्स में पहुंच जाएगा धुलने के बाद, देयरफॉर polluting them and making them unfit for human consumption. और ये aquatic animals और plants को इसको harmful भी है aquatic animals को। We understand that fertilizers have to be used with caution. A good farmer uses both manures and fertilizers in required proportions to increase his crop production. हम सब लोग को पता है कि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो उनको बहुत ध्यान से हमें यूज़ करना होता है, और एक अच्छा फार्मर जो कि उस काम में अच्छा है वो दोनों मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालेगा रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन के हिसाब से, क्या करने, अपने क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। So that's all for today's video. Everyone, hope you like this video, and